अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स करने लगे हैं। अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है जो कि कट ऑफ करती है, विच कट ऑफ द इंटरसेप्ट ऑफ एक्सीज, जो एक्सीज के इंटरसेप्ट को कट करती है। मतलब उसी तरह पिछले ही सिनेरियो जिस तरह पिछली एग्जांपल चलता आ रहा है इसी तरह होगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि ए इज़ इक्वल टू बी वाला केस बनेगा। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड आपस में इंटरसेप्ट्स के इक्वल हैं और डायरेक्शन अपोजिट है। ओके हो गया। डायरेक्शन अपोजिट है तो अब आपने क्या करना है, और वो डायरेक्शन अपोजिट है और पासिंग थ्रू द पॉइंट, और पॉइंट जो है वो 4 7 इसमें से पास भी हो रही है। तो अब आपने करना क्या होगा, आप सिमिलरली हम लोग ऐसा ही पीछे क्वेश्चन किया था जिसके अंदर इक्वालिटी का केस था, आई थिंक सो वो था इससे ऊपर वाला। 1 मिनट में क्वेश्चन निकाल के आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लें। ये वाला सोल्यूशन था, देखें ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग पॉइंट से पास हो रही है और इक्वल इंटरसेप्ट्स मतलब कट ऑफ कर रही है। अब वहाँ पे एक सिर्फ एडिशनल चीज़ है कि आपने मतलब जो नेगेटिव मतलब साइन अपोजिट रखना है। साइन अपोजिट के लिए जनरल इक्वेशन इधर लिखी हुई है। जनरल इक्वेशन आपके पास कौन सी बनेगी, 1 मिनट, ये रही एक्स माइनस ए, एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1। ये आपके पास जनरल इक्वेशन बन गई। अब चूंकि ए इज़ इक्वल टू बी वाला केस है तो ए की जगह बी, यानी बी की जगह ए रख लें तो एलसीएम ले लें, एक्स माइनस आई इज़ इक्वल टू ए बन जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आपको कहा गया कि वो पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, यानी 4 7 जो पॉइंट है वो उस लाइन के ऊपर है, तो इसका मतलब वो उस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो हमने जनरली क्या कह लिया, हमने सपोज़ ये कर लिया था कि एक्स ओवर ए माइनस वाई ओवर बी इज़ इक्वल टू 1, ये आपके पास जनरल इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन की। तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू ए वाली इक्वेशन बनाई है। ठीक है, अब ये आपके पास उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब इसमें से ए की वैल्यू हमें चाहिए कि ए की वैल्यू कभी नहीं पता, तो हम उस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 7 पुट करो तो आपके पास आंसर आएगा सिंप्लीफाई होकर ए इज़ इक्वल टू -3। तो ए की वैल्यू वापस उसमें डाल दें तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू -3, इधर आके वो +3 हो जाएगा। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फाइंड द रेशो। अब रेशो फाइंड करनी है हमने। ठीक है, ओके जी। अब हम लोगों ने रेशो फाइंड करनी है। फाइंड द रेशो ऑफ द लाइन। लाइन की रेशो, ये लाइन दी गई है। हम लोगों ने क्या करना है कि अगर एक पॉइंट आपके पास 6 7 हो और एक पॉइंट -2 3 हो, और ये जो लाइन है मतलब एक मिनट, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन फाइंड द रेशो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा, ठीक हो गया। सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है आपके पास, जैसे कि मैं इधर अगर ड्रा करके समझा सकूं। आपके पास मैं पॉइंट ए, इसको ए कह लेता हूँ और इसको बी कह लेता हूँ। आपके पास एक लाइन है, यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रही है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ से वो यहाँ पॉइंट बी तक जा रही है। ओके हो गया। अब वो कह रहा है कि एक लाइन है 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू +5 इज़ इक्वल टू 0। ये वाली लाइन मिसाल है, ये इसको मिसाल है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए, ये वाली वो लाइन है, ये इसको यहाँ से काट रही है। तो वो कह रहा है ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये पॉइंट आप लोग बेसिकली चेक करोगे कि ये वाली रेशो और ये वाली ये क्या रेशो बनती है। रेशो फाइंड करनी है, मतलब ये लाइन कट कर रही है जहाँ से, उस कट से इधर राइट साइड पे लाइन कितनी है और लेफ्ट साइड पे लाइन किस रेशो में है, वो रेशो आप लोगों ने फाइंड करनी है। ओके हो गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जिस तरह आप देखें, ये इधर सिनेरियो बनाया भी हुआ है, ए से बी तक लाइन है आपके पास। ठीक हो गया। अब लाइन को इसने के पॉइंट पर कट किया है, लाइन ने, जो इंक्लाइन लाइन है इसने। अब ये जो आप देखो तो राइट साइड पर, इस कट से राइट साइड पर और लेफ़्ट साइड पर कितनी रेशो है, ये हमने फाइंड करनी है। ओके हो गया। अब हम लोग अगर देखें तो आपके पास है कि लेट द लाइन आपके पास है 3x प्लस -2y इज़ इक्वल टू +5 इज़ इक्वल टू 0। डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग। अब आप लोग फाइंड क्या करोगे, बेसिकली आप मिसाल है एक साइड पे k रेशो कर लो और एक साइड पे 1 रेशो कर लो। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होगा ये फाइंड करने का। ठीक है, आप अपने पास से एक साइड पे 1 कंसिडर कर लो, एक साइड पे जनरली k रेशो कंसिडर कर लो। तो आपने बस उस k की वैल्यू निकालनी होगी और उसको सिंप्लीफाई करना होगा। देखिए 1 इस वजह से कंसिडर किया है ना, क्योंकि किसी भी रेशो में सिंपलेस्ट फॉर्म जब आती है, मतलब वो डिपेंड करता है रेशो पे बहरहाल, लेकिन जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म आती है वो 1 तक आ सकती है, इससे नीचे नहीं जाएगी। तो इस वजह से उसने सिंपलेस्ट रेशो में कंसिडर किया है कि 1 कंसिडर कर लिया और एक तरफ k कंसिडर कर लिया। तो अब देखते हैं कि हम k की क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप लोग क्या लगाओगे, अब आपके पास एक रेशो k है, ठीक है, और एक रेशो 1 है, 2 पॉइंट्स भी गिवन है आप लोगों को। अब आप यहाँ पर जो है वो वाला फार्मूला लगा सकते हो, रेशो फार्मूला। तो रेशो फार्मूले के मुताबिक मैंने आप लोगों को क्या समझाया हुआ है,
मैंने ये कहा है कि ये दूर वाला है के मल्टीप्लाई होगा पहले एक्स के साथ, एक्स वाले के साथ, यानी के इंटू -2। फिर आपके पास क्या होगा, ये वाला जो 1 है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ और दोनों ऐड हो जाएंगे। मतलब के आप चाहे दोनों मतलब क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, जो दूर होगा उसको पहले एक्स से ला के मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू -2 और फिर 1 इंटू 6। ठीक हो गया, ये एक्स के लिए हो गया। कॉमा वाई के लिए आपके पास क्या होगा, के इंटू 3 और 1 इंटू -7। ठीक है, तो इसको जब आप ओवर में फिर रेशोज़ की एडिशन आ जाती है, यानी के +1। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर देखो जैसे कि आपको मैंने इधर दिखाया भी हुआ है, देखिए यहाँ पर रेशो अगर देखो तो आपके पास क्या है, ये वाली रेशो मैं कह रहा हूँ, ये वाली रेशो। ठीक है, तो आपके पास क्या है यहाँ पर -2 इंटू के। ठीक है, पहले इसने के को उठा के ला के -2 के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। इसके बाद फिर क्या है, +6 कर दिया। 6 कैसे आता है आपके पास, 6 जो है वो बन जाता है मतलब आपके पास 1 इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 6 के साथ। ओके हो गया। बस जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया रेशो फार्मूला लगा लें, रेशो फार्मूला तो आप लोगों ने लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ कि आपके पास लाइन क्या है, दिस लाइन लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। अब बेसिकली जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट के बना था जहाँ पे ये कट बन रहा था, मैं एक मिनट साफ़ कर लूँ इसको। अच्छा जी, अब देखें तो आप लोगों के पास क्या है कि जो आपके पास लाइन जहाँ पे कट कर रही थी, मतलब यहाँ पर कट कर रही है। अब ये के पॉइंट ना कंसीडर करें, ये रेशो के लिए इसने बताया हुआ है। ये वाला जो वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अब इस पॉइंट के बारे में वो कह रहा है कि दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये इस स्ट्रेट लाइन, ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है तिरछे वाली, इस लाइन स्ट्रेट लाइन पर मतलब आता है। तो इसका मतलब आपके पास ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये आप लोगों ने पॉइंट फाइंड किया है। ये पॉइंट बेसिकली देखो ना, आप लोग रेशो फार्मूले पे कर रहे देते हो। अब यहाँ पर मिसाल है, मैं कहता हूँ कि आपने एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये इसको मिसाल है 3:1 में तोड़ रहा है। तो अब 3:1 के ज़रिए जो आप एक्स और वाई की ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, वो बेसिकली आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे होते हो। ठीक हो गया, तो हम लोगों ने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल लिए हैं। एक्स की वैल्यू है -2 के +6 ओवर के +1, इसी तरह वाई की वैल्यू है। तो हम इस एक्स और वाई की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ किया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर आपके पास जो है वो मतलब सिंप्लीफाई हो के की वैल्यू 37/7 आ गया। अब रेशो को आप लोग पता है, छोटी क्लास में पढ़ते हो कि डिवीजन को आप रेशो की शक्ल में भी लिख सकते हो। तो 37/7 की शक्ल में आपके पास इसको डिवाइड कर रहा है। ओके हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, प्रूव द लाइंस और कंकरेंट। अब कंकरेंट लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जो सारी की सारी एक पॉइंट से पास कर रही हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि जिस तरह इधर गिवन है 3 लाइन्स का एक सिस्टम है। अगर सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है, एक लाइन यहाँ से पास हो रही है, एक लाइन यहाँ से पास हो रही है और एक लाइन यहाँ से पास हो रही है। अब ये तीनों लाइनें, ये L1, ये L2 और ये L3, ये तीनों की तीनों लाइनें इस एक पॉइंट से पास हो रही हैं। ये कंकरेंट लाइंस हैं। लेकिन अगर मैं लाइन को इस तरह ड्रा करूँ, एक यहाँ से जा रही है, एक यहाँ से जा रही है और एक यहाँ से जा रही है, अब ये तीनों कंकरेंट लाइंस नहीं है, क्योंकि तीनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन कम से कम अगर एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कॉमन हो जाए तो वहाँ पर वो उस पॉइंट पर वो लाइन्स जो हैं वो कंकरेंट हो जाया करती हैं। अच्छा, अब कंकरेंट लाइंस फाइंड करने के लिए करना क्या है, मैंने आपको क्या बताया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा सिंगुलर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली क्या होगा, ये जो सिस्टम 3 इक्वेशंस का दिया हुआ है, इस सिस्टम को आप सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालोगे। जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। वो आपके पास इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि वो उस तीनों इक्वेशंस पर आएगा, मतलब तीनों लाइंस पर आएगा। जैसे देखें ना, अगर आप लोग ये एक लाइन ड्रा करते हो, ये मैंने एक लाइन ड्रा की, ये वाला एक पॉइंट इसके ऊपर है, दूसरी लाइन इसके ऊपर से गुजरी है, उसके ऊपर भी हो गया। तीसरी लाइन इधर से, मिसाल है तीसरी लाइन इधर से ही गुजरी है, इसके ऊपर भी हो गया। अब ये चौथी लाइन टेढ़ी मेढ़ी नज़र आ रही है, ये इसके ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब अगर सिर्फ इन 3 लाइनों की, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन की बात करें, ये तीनों तो कंकरेंट हैं। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम की बात करें आप लोग, तो पूरा सिस्टम कंकरेंट सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ये जो एक चौथी लाइन है ये इस पॉइंट से पास ही नहीं कर रही। ठीक है जी, तो इस तरह करके आप लोग कंकरेंट लाइंस का सिस्टम देखते हो। अच्छा, अब आप लोग करोगे क्या, अब आप लोग बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख रहे हो। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3 लाइंस का है, तो इसका मतलब आप तीनों लाइंस को सिंप्लीफाई कर सॉल्व करोगे आपस में। जिस तरह 2 इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालोगे। फिर वो अपने तौर पर तसल्ली के लिए चेक कर लोगे कि क्या वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अगर वो कर जाता है तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा, आपका आंसर भी ठीक, और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आएगा। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों पूरे सिस्टम का एक सिंगुलर सोल्यूशन निकल आता है, मतलब
चले मैं एक और सेंस में समझाता हूँ। अब चले मैंने सोल्यूशन की बात कर ही दी है। अब एक सिस्टम है आपके पास, वो कहा गया कि आप चेक करें कि ये कंकरेंट है या नहीं है, तो आप उस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी कैसे फाइंड करते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, सीधी सी चीज़ है, इधर लिखी भी हुई है, आप बड़ी आसानी से उम्मीद है कर भी लेंगे। तो बहरहाल मैं कंसेप्ट इसका बता दूं कि आपके पास एक सिस्टम है, वो कंकरेंट कब होगा, जब उसका यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ग्राफिकली तो देख लिया हमने, लेकिन मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे देखेंगे कि अगर उस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन यानी एक्स की भी एक ही वैल्यू आए, वाई की भी एक ही वैल्यू आए, तो वो पॉइंट भी एक ही बने, तब वो पॉइंट जो है, तब आपके पास वो सिस्टम कंकरेंट होगा। अदरवाइज़ अगर आपको एक से ज़्यादा पॉइंट मतलब वैल्यूज़ आ रही हैं, तो फिर वो सिस्टम कंकरेंट नहीं होता। वो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होते हैं, किसी दो लाइनों का इंटरसेक्शन डिफरेंट आएगा, दो लाइनों का इंटरसेक्शन डिफरेंट आएगा। हाँ ऐसा, और एक और कॉन्सेप्ट है, ये हो सकता है मैं टेस्ट में भी पूछूं कि आपके पास स्ट्रेट लाइंस के केस में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं हो सकते। मतलब अगर लाइंस कंकरेंट है ना, आपस में लाइंस अगर कंकरेंट हैं, तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही होगा उन सब का, मतलब कॉमन सब का एक ही होगा। जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल आप लोगों को ड्रा करके दिखाई, जैसे कि मैं इधर ड्रा करके दोबारा दिखाता हूँ। आपके पास अगर एक सिस्टम कंकरेंट है, तो मिसाल है 3 इक्वेशंस का सिस्टम है, वो इस तरह कंकरेंट है, ये कंकरेंट नहीं है। अब आपके पास 3 इक्वेशंस का सिस्टम, एक मिनट, चलिए, अब ये 3 स्ट्रेट लाइंस है, 2 सिस्टम्स हैं। अब ये कंकरेंट सिस्टम है, इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा आप लोगों के पास, ये तीनों की तीनों। सोल्यूशन का मतलब है वो ऐसी एक्स और वाई की वैल्यूज़ कि उस सिस्टम के अंदर जितनी भी इक्वेशन है सबको वो सेटिस्फाई करे। किसी दो को करेगा, एक को नहीं करेगा, तब भी नहीं होगा, वो कंकरेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यूनिक सोल्यूशन। अब इसके आपके पास 3 सोल्यूशन आएंगे, इस सिस्टम के 3 सोल्यूशन आएंगे। एक सोल्यूशन यहाँ से आएगा, वो 2 को सॉल्व करके आएगा, हो सकता है दूसरी 2 को सॉल्व करने से और सोल्यूशन आ रहा हो, किसी और 2 को सॉल्व करने से और सोल्यूशन आ रहा हो, तो ये 3 पेयर्स बन जाएंगे, 3 डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, तो वहाँ पर वो सिस्टम कंकरेंट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को जब भी कंकरेंट सिस्टम कहा जाए, तो आप लोग उसका सोल्यूशन फाइंड करो। अगर एक्स की और वाई की वैल्यूज़ एक एक आके सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट बन रहा है जो कॉमनली उन तीनों को डिवाइड, मतलब तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास सिस्टम कंकरेंट हो जाया करता है। अब हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल को। ओके, अब देखें तो आपके पास 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 3x + 4y + 5, 3x - 4y + 5 = 0, 7x - 8y + 5 = 0, 4x + 5y = 45 आर कंकरेंट। अब ये कह रहा है कि प्रूव करो कि तीनों कंकरेंट हैं। इसका मतलब मैंने आपको जैसे पहले भी थ्योरी बताई, इसका क्या मतलब होगा, कंकरेंट लाइंस वो होंगी, आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एक्स और वाई की एक एक वैल्यू अगर आ जाती है, तो आपके पास वो सिंप्लीफाई होकर आंसर क्या होगा, एक आएगा, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सोल्यूशन के केस में लाइंस कंकरेंट हुआ करती हैं। इन इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसने क्या किया है, सिंपल इक्वेशंस को सॉल्व किया है। किसी 2 इक्वेशंस को सॉल्व, चूँकि लाइंस कंकरेंट है ना, अगर लाइंस प्रूव करनी है कंकरेंट, तो किसी 2 को सॉल्व करके जो भी पॉइंट आएगा वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। मैं किसी 2 को इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास वेरिएबल्स ही 2 हैं, तो 2 वेरिएबल्स के लिए आपको सिर्फ 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है कि 2 इक्वेशंस के ज़रिए आप लोग उनको सिंप्लीफाई करके 2 सोल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, अगर 3 होते वेरिएबल, मिसाल है 3x + 4y z भी होता, तब आपको 3 इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती, लेकिन चूँकि x और y ही हैं सिर्फ, तो इसलिए किसी 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, कोई भी 2 इक्वेशन जो आपको आसान लगे, कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करें, उधर से x और y की वैल्यू निकाल लें, फिर चेक करें कि क्या जो आपकी x और y की वैल्यूज़ आई हैं वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। अगर वो करेंगी सेटिस्फाई तो ठीक है, नहीं करेंगी तो इसका मतलब या तो आपने गलती की है या सिस्टम कंकरेंट नहीं था, 2 बातें हो सकती हैं। ठीक है, इस तरह मैं सिंप्लीफाई करने के स्टेप तो नहीं बताऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसने क्या किया है, जो आपके पास ये 22 वाली इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, 23 वाली को 1 से मल्टीप्लाई किया है, इसने y की वैल्यू सेम करके प्लस माइनस करके कैंसिल कर दी है, एक्स की वैल्यू निकली। अब उस एक्स की वैल्यू कोई नहीं, दोनों इक्वेशंस में से किसी के अंदर पुट किया, वाई की वैल्यू निकल आई। अब ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो तीनों की तीनों लाइंस को सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब आपके पास जो है वो x = 5 y = 5 जो है आपके पास आंसर दे देता है। अच्छा, अब यहाँ पे इसने क्या हुआ है, इसने पहली 2 इक्वेशंस में से सोल्यूशन फाइंड किया और उसको थर्ड इक्वेशन में पुट किया। एक ही बात है, आप तीनों को चेक कर लो, क्योंकि आप देखो ना, आप 2 इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हो, तो जो पॉइंट आएगा वो ऑब्वियसली उन्हीं दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने से आया, वो तो ऑब्वियस ही बात है कि उस दोनों इक्वेशंस को लाजमी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। लेकिन वो उस केस में करेगा जब आपने कोई गलती ना की हो, यानी आपने बिल्कुल सही प्रोसेस करके लाए हैं, तब करेगा। ठीक है, अब चूंकि लाइंस कंकरेंट प्रूव करनी है, तो वो 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने से सोल्यूशन निकला, वो थर्ड में पुट कर लो, वरना जिस तरह मैं कह रहा हूँ तीनों इक्वेशंस को अपनी तसल्ली के लिए सेटिस्फाई करके देख लो, तो वो हो जाएगा। अब ये आपके पास सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब आपके पास लाइंस कंकरेंट है, क्योंकि इनका 5 और 5 यूनिक सोल्यूशन निकल आया। ओके हो गया।
अब आपके पास 16वें एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ये जो तीनों लाइंस हैं ये कंकरेंट हैं, इसमें भी सेम वही काम करना है, तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज आएंगी। अभी देखें ना, यहाँ पर आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ए तो कोई जनरल वैल्यू है, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर ए को छोड़ दें, इक्वेशन नंबर 1 को छोड़ दें। ये जो सेकंड दो इक्वेशंस है ना जिसमें 4 और 1 आ रहा है, ठीक है, इस इक्वेशंस को सॉल्व कर लें। इनको सॉल्व करना ज़रा कदर बेहतर आसान होगा, ठीक है, बाकी में तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन इन दो को सॉल्व करना आसान है। तो इन दो को सॉल्व करें। इन दो को सॉल्व करने के बाद आप लोग क्या करें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालें। एक्स और वाई वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, यानी जो बुक के मुताबिक इक्वेशन नंबर 25 बनती है, ठीक है, इसमें पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें, इधर से ए की वैल्यू हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ, बाकी मैंने बुक सेंड कर दी है भाई को, ठीक है, तो बुक भी आप लोग बुक से भी ये देख सकते हैं, पेज आप लोग देख लें। ये पीडीएफ का पेज नंबर है 73, और जो आज का लेक्चर है वो पेज नंबर शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, हाँ, आज कल ये पेज नंबर 71 से शुरू हुआ था, ठीक है। बाकी इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसी की इन्हीं का हाथ ही पीछे थ्योरी है इसकी, तो आप लोग जैसे वो विलिंग हो आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो आप लोग देख लें, बुक भी सेंड हो गई है, इधर से भी देखना चाहें तो इधर से भी देख लें, ठीक है। इसके बाद आपके पास 70 एग्जाम्पल है, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सी है, अगर आप दिल चाहे कर लें, नहीं तो रहने दें। इसके बाद आपके पास मैं इस वजह से नहीं करवा रहा क्योंकि आपके अच्छा चले देख लेते हैं 12। अब आपको क्या कि वो प्रूव दैट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा, लैम्डा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं सब के लिए ये जो एक पास आपके पास इक्वेशन दी हुई है ये एक फ़िक्स पॉइंट से पास करती है, और उस पॉइंट के हमने क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब सवाल को समझें, सवाल ये कह रहा है कि आपके पास मिसाल है, मैं मिसाल देता हूँ, लैम्डा की कुछ वैल्यू थी, ठीक है, लैम्डा की जो कि आप देखें ना, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू से इक्वेशंस की डिफरेंट, आप मिसाल लैम्डा इज इक्वल टू 1 कर दें तो आपके पास एक्स का कोफिशिएंट बनेगा 5, वाई का कोफिशिएंट बनेगा आपके पास 2, और इधर कांस्टेंट जो है आपके पास बन जाएगा, मिसाल है माइनस का 7 बन जाएगा। इस तरह लैम्डा की 2 वैल्यू लगाएं तो कोफिशिएंट्स चेंज होंगे, कोफिशिएंट्स को ऑब्वियसली बात है चेंज होने से इंटरसेप्ट्स चेंज होंगे, इंटरसेप्ट्स के चेंज होने से वैल्यूज़ जो हैं वो लाइंस बदलती चली जाएंगी। तो ये कह रहा है कि आपके पास जो इक्वेशंस हैं, मतलब लैम्डा की जितनी वैल्यूज़ के लिए हो सकता है किसी लैम्डा के लिए ऐसे बन रहा हो, किसी लैम्डा के लिए इस बन रहा हो, किसी लैम्डा के लिए बन रही हो, किसी लैम्डा के लिए ये बन रही हो, तो इस तरह करके डिफरेंट जितनी भी लाइंस हैं वो कह रहा है इन तमाम की तमाम जितनी भी लाइंस हैं ये सारी की सारी एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, ठीक है। तो एक ही पॉइंट से, यानी कंकरेंट वाला केस बन गया, ठीक है। तो इसका मतलब आपने क्या करना है कि जिस तरह वो एक ही वैल्यू निकाली थी ना, इसी तरह आप लोगों ने लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ के लिए प्रूव करने के वो एक पॉइंट से पास करता है। सवाल को समझिएगा, पिछले क्वेश्चन में ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, इसमें लैम्डा को एज अ जनरल कांस्टेंट लेकर, यानी एज अ वेरिएबल लेकर आपने उसको सिंप्लीफाई करना है, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो आप लोगों ने निकाला था, जिस तरह पिछले एग्जांपल में भी आप लोगों ने निकाला था, ये जो आप लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यूज, इधर वाई की वैल्यू निकाल ली, इधर एक्स की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू सिर्फ आप लोगों ने निकाल के बता देनी है उसको, ठीक हो गया। अब आगे हम लोग चलते हैं, जैसे क्वेश्चन की तरफ देखें, उसने सेम स्टेटमेंट लिखी, दिस इक्वेशन इज़ रिटन इन द फॉर्म, इसने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, लैम्डा को अलहदा कर लिया, आप दो इक्वेशंस बना ली, एक आपके पास 2x, यानी कि अब देखो ना, आप लोग क्या करोगे, आप लोग इसमें एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर जिनमें लैम्डा था उनको लैम्डा के साथ अलहदा कर लो, बाकियों को सादा अलहदा करके ये आपके पास इक्वेशन बन गई है, ओके हो गया। तो आप लोग क्या करें, इसके बाद आप लोगों ने दो इक्वेशंस बना लेनी है, ठीक है। एक आपके पास 2x + 3y - 5 एक इक्वेशन बन जाएगी, और एक इक्वेशन आपके पास 3x - y - 2 बन जाएगी। देखिए दो इक्वेशंस इन्होंने बनाई हुई हैं। अब ये दो इक्वेशंस इस वजह से बनाई हुई हैं क्योंकि आपके पास लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए लाइंस चेंज होती चली जाएंगी। जब लाइंस चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइन सेगमेंट जो है, अब ये बेसिकली दो लाइन सेगमेंट्स डिफरेंट बना लिए हैं। अब दो लाइन सेगमेंट्स के लिए सॉल्व करेगा, सॉल्व करने के बाद इनकी वैल्यूज़ निकाल लेगा, और वैल्यूज़ निकालने के बाद आपके पास एक्स और वाई वो पॉइंट आ जाएगा। अब ये कहता है, सपोज कर लेता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। अब ये जो दो लाइंस बनाई थी इसने, मतलब ये एक लाइन आपके पास बनाई थी 28वें नंबर पर जो लिखी हुई है, ये इसने दो लाइंस के तौर पर कंसीडर कर ली है। लैम्डा के साथ वाली जो आ रही है वो एक लाइन बन गई है, और लैम्डा के बगैर वाली एक लाइन बन गई है, ओके हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन आपके पास ये है ना, मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास ये जो लाइन है, इस लाइन की फिक्स लाइन है यहाँ से गुजर रही है, लेकिन लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए
कोई लाइन यहाँ से गुजरेगी, कोई लाइन आपके पास यहाँ से गुजरेगी, कोई लाइन आपके पास इस तरह गुजरेगी, कोई इस तरह गुजरेगी, कोई इस तरह गुजरेगी। अब ये कह रहे हैं कि ये सिनेरियो बन रहा है, ये मैं चलें थोड़ी सी बोल्ड कर देता हूँ। ये वाली जो बोल्ड लाइन है ये आपके पास ये वाली फिक्स्ड लाइन है, और लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए वो सारी लाइन्स हैं जो इधर से आएंगी आपके पास। ओके हो गया। तो इसका मतलब इस सिनेरियो के अंदर वो ये कह रहा है कि अब आपके पास दो डिफरेंट केसेस बन जाएंगे। एक आपके पास ये वाली लाइन की, इसमें आप लैम्डा जो है वो निकाल के इग्नोर करके सिर्फ ये अंदर कर रहा है, इधर से एक्स और वाई का वो पॉइंट निकालेगा। ठीक है, मिसाल एक लाइन है और एक अपने पास एक कंसिडर कर लेता है यहाँ पे। अगर वो ये पॉइंट निकालने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब यहाँ पे फिर लैम्डा की जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो खुद सपोज कर लेता है कि लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ के लिए एक लाइन आप लोग ये ले लो। ठीक है, लैम्डा की तमाम वैल्यूज़ के लिए एक लाइन ये ले वाली। ठीक है, और ये तो आपके पास फिक्स्ड लाइन है, तो ये तमाम के लिए ये वाली लाइन है, ये मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ये तमाम लाइंस के लिए है। मतलब लैम्डा की 1 2 3 उसने सपोज कर लिया कि वो ये एक ही लाइन बनती है। लैम्डा की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसने खुद से सपोज कर लिया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, सपोज करके उसने क्या किया, उसने दो लाइन्स बना ली, दो इक्वेशंस बना ली। अब दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेगा और सिंप्लीफाई करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालेगा। एक्स वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी y इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 1। अब वो कह रहा है कि अब ये देखना, अच्छा इसने क्या किया, इसने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, वो आपके पास एक पॉइंट बन गया। ठीक हो गया। अब ये नीचे लाइन पैरा लिख रहा है कि देयर फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स 29 और 30, 29 30 ये वाली लाइन था। ठीक है, ये वाली 29 30 वो कह रहा है इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला आपके पास क्या है, बेसिकली 1 1 आ गया है। द स्ट्रेट लाइन 2.28 जो 2.20 है ये वाली, जो मैंने थोड़ी सी ख़राब कर दी है, 2.28 वाली लाइन, ये आपके पास वो कह रहा है कि ये बेसिक पास कर रही है इस 0.11 में से फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा। अब ये फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा क्यों फाइंड कर रही है, क्योंकि आप लोग सपोज कर चुके हो ये यहाँ पर कि आपके पास 2x + 3y - 5 ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, ये जो दोनों इक्वेशंस बनेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का इक्वेशंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो तमाम लैम्डा की वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा। तो ये आप लोग सपोज करके आ रहे हो, तो इस सपोजिशन की वजह से आप लोग जो यहाँ कह दो कि वो जो पॉइंट आ रहा है वो तमाम लैम्डा वैल्यूज़ के लिए ट्रू है। तो यहाँ ऑब्वियसली बात है लैम्डा के लिए जितनी भी लाइन्स बनेंगी वो तमाम की तमाम इस 1 1 पॉइंट से होकर गुजरेंगी। ओके हो गया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो आप लोग दोबारा पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा गाइड कर दूँगा। आगे 18वीं एग्जाम्पल पर मैं कोशिश करूँगा 20 तक ही करवाऊँगा, बाकी एज एन एक्सरसाइज छोड़ दूँगा। जहाँ से आप लोगों को समझ नहीं आएगी आप लोग देख लीजिएगा, वरना आगे ज़्यादा जो है वो इरेलीवेंट एग्जाम्पल्स आ रही हैं आप लोगों के, मतलब जो सिलेबस दिया हुआ है ना आप लोगों का, उससे कुछ इरेलीवेंट चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। तो अगर आप लोग करना चाहें तो कर लें, नहीं करना चाहें तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो आपके पास आउटलाइन दी गई है उसमें वो चीज़ें मैंशन नहीं थी, इस वजह से मैं फिर नहीं करवा रहा। ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब ये दो लाइंस हैं, ठीक है, इन दोनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन बनेगा उसमें से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, और वो इन दोनों लाइंस के साथ एंगल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है, 45 डिग्रीज़ का एंगल बना रही है। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है, आपके पास दो लाइंस दी हुई हैं, मतलब आपके पास एक लाइन दी हुई है 3x - y = 5, एक लाइन दी है 2x + 3y = 7। ये दो लाइनें दी हुई हैं। वो कह रहा है कि इन दोनों का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के बाद आप ये देखो कि वो एक पॉइंट होगा आपके पास और आपके पास एक एंगल होगा, तो आप लोग सीधी सीधी एग्जांपल क्या लगाओगे कि आप स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दोगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप लोग सिंप्लीफाई क्या करोगे, क्वेश्चन के समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपके पास कि एक लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइन्स, इन दो लाइन्स के इंटरसेक्शन में से पास हो रही है। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को दिखा सकूं, मिसाल है ये जो पहले लिखी हुई है ना लाइन, ये वाली लाइन आपके पास वाली है, और जो ये बाद में लिखी है उससे आप जस्ट फॉर एग्जांपल वो लाइन ये वाली है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स ऑफ लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपके पास आपने ऐसी इक्वेशन की लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से होकर गुजरेगी। अब ये पॉइंट बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी मैं मिसाल देता हूँ, ये एक लाइन है, ये लाइन है, ये जो थर्ड लाइन है, मतलब मैं इसको यहाँ पर ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, जो ये वाली थर्ड लाइन है ये इन L1 और ये L2 इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होकर गुजर रही है। और इस लाइन की ये वाली लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने का आसान काम ये है कि आपको क्या है कि स्लोप दे दिया गया है। स्लोप कैसे फाइंड कर सकते हो कि एंगल आपको बता दिया गया है कि जो एंगल है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ
45 डिग्री का एंगल बनाएगी। चलिए मैं इसको प्रॉपर आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। अच्छा ये देखें, ये आपके है अभी जो रेड लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये बेसिकली पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है 45 डिग्रीज़ का बना रही है। ओके हो गया। अब ये कह रहा है कि आपके पास ये जो रेड लाइन है आप लोगों ने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। आपकी जो दो येलो लाइनें नज़र आ रही हैं, ये आपके पास वो दो गिवन लाइंस हैं जो उसने बता दी हैं, जिनकी इक्वेशंस बता दी है। अब वो ये कह रहा है कि इन दोनों लाइंस की मदद से आप लोग एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाओगे। जो इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है और इस इंटरसेक्शन में से एक रेड लाइन पास हो रही है। इस रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब इस रेड लाइन का स्लोप पहले तो फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके पास एक ही तरीका है। आपके पास एक ही तरीका है। आप लोगों को पता है कि अगर आपके पास एंगल दिया गया हो और एक पॉइंट आपको पता हो जो उस लाइन पर है, तो आप लोग इजीली उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो एंगल 45 है, वहाँ से आप स्लोप फाइंड कर लोगे। tan 45 1 हो जाएगा, स्लोप इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट आप कैसे फाइंड करोगे? अब देखो ना, तीनों लाइनें एक पॉइंट से पास हो रही हैं, तो जो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन तीनों लाइन्स का, वो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, ये इन तीनों लाइनों पर होगा। तो इसका मतलब अगर आप एक इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हो, मतलब दोनों येलो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हो, वो ऑब्वियसली जो वो पॉइंट आएगा वो ऑब्वियसली आपके पास ये जो लाइन रेड है इस लाइन के ऊपर भी होगा। ठीक हो गया। इसका मतलब आपके पास पॉइंट भी मिल गया, आपके पास स्लोप भी आ गया। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएं, वहाँ से इक्वेशन निकाल लें। अब जैसे कि देख लें क्या कर रहा है। अब इसने दोनों लाइनें ली, सोल्यूशन में इन दोनों लाइनों को सिंप्लीफाई किया, एक पॉइंट कर ला, x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। अब आपके पास ये 2 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया है। ये वाली गिवन लाइन थी लाइन 31 और लाइन 32, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 1 निकल आया। अब m = tan थीटा से आप इसका स्लोप निकालोगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दोगे, y × y - y1। अब x1 और y1 की वैल्यूज़ आपके पास 2 और 1 हो जाएंगी, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 1। तो इस तरह करके आप लोग स्लोप की वैल्यू लगाओगे, इसको सिंप्लीफाई करो, स्लोप पॉइंट फॉर्म से आपके पास इक्वेशन निकल आएगी। ठीक है, अभी सेम सिनेरियो इसी तरह का दिया गया है। ठीक है जी। अब ये इक्वल इंटरसेप्ट्स की बात कर दी गई है। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द इंटरसेक्शन। सेम वही केस, आई एम सो सॉरी। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि दो पॉइंट्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, इन दोनों इक्वेशंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा आपके पास, वहाँ तक आप रुक जाओगे। उसके बाद आप अगले डाटा देखो। आगे डाटा आपके पास क्या गिवन है, एक आपके पास कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द इक्वेशन। आपने ऐसी इक्वेशन की लाइन निकालनी है जो इक्वली इंटरसेप्ट की इक्वेशन, जैसे मैं इसको बना के दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब देखें तो आपके पास ये जो रेड लाइन है इसकी आप लोगों ने इक्वेशन फाइंड करनी है। अब ये रेड लाइन आपको बज़ाहिर क्या है, बज़ाहिर नज़र आ रही है कि ये वाली जो लेंथ है आपके पास और जो ये वाली लेंथ है ये इक्वल है। ठीक है, अब ये इक्वल इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि जितना इस ओरिजिन से इधर कट कर रहा है इतना ही इस ओरिजिन से इधर कट कर रहा है। मतलब ये होगा आपके पास इक्वल इंटरसेप्ट्स का, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम भी 2 एग्जांपल्स आप लोगों को करवाई हैं इक्वल इंटरसेप्ट्स वाली, उसी तरह का केस है। यानी आप केस लेकर चलोगे ए = b वाला। ओके हो गया, a = b वाला केस लेकर चलोगे। अब आप वो ये कह रहा है कि इक्वल इंटरसेप्ट्स पर जो लाइन काट रही है और वो लाइन इन दो येलो लाइंस के इंटरसेक्शन से भी गुजर रही है, इस रेड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है आप लोगों ने। अब कैसे फाइंड करोगे? आप ये जो L1 और L2 लाइंस है, दोनों येलो लाइंस है, इन दोनों लाइंस येलो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। अब आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो नज़र आ रहा है वो ऑब्वियसली तीनों पॉइंट्स पर है, तीनों लाइंस पर है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, आपके पास ये हुआ कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इन तीनों लाइंस पर मौजूद होगा। अब आप लोग करोगे क्या, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग दोनों लाइंस को सॉल्व करोगे। L1 और L2 को सॉल्व करने के बाद एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, आप निकाल के सेटिस्फाई होगे। अब वो तो सोल्यूशन आया उन दो लाइंस का, वो उस तीसरे लाइन की इक्वेशन तो नहीं आई, लेकिन आपको उन दोनों लाइंस का सोल्यूशन यानी L1 और L2 का सोल्यूशन निकालने का फ़ायदा ये हुआ कि आपको एक ऐसा पॉइंट मिल गया, कन्फर्म मिल गया, जो उस रेड लाइन के ऊपर आ रहा है जिसके आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इसका मतलब आपके पास एक पॉइंट ये आ गया और 2 पॉइंट यहाँ से आ जाएंगे। आपके पास एक पॉइंट यहाँ से आएगा, इंटरसेप्ट से एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये आपके पास जनरली क्या बनेगा, आपके पास ये वाला पॉइंट, अच्छा मैं चलें यहाँ लिख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट 0B बन जाएगा और ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट बन जाएगा A0। अब आपको A और B की वैल्यूज़ चाहिए। A और B की वैल्यूज़ आप लोग किस वजह से निकालना चाह रहे हो, क्योंकि आप लोग इंटरसेप्ट फॉर्म निकालना चाह रहे हो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी आपके पास, x/a, मैं इधर लिख भी देता हूँ, x/a + y/b
इज़ इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन के ज़रिए ही निकाल सकते हो क्योंकि रेड लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसके लिए आपको चाहिए ए और बी की वैल्यूज़। अब ए और बी तो इक्वल हैं, ए और बी इक्वल होने की वजह से अब बी की जगह ए रख दो, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स प्लस वाई ओवर ए इज़ इक्वल टू 1। ए को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, एक्स प्लस वाई इज़ इक्वल टू ए बन जाएगी। अब आप इस ए की वैल्यू चाहिए। अब इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी करके आ चुके हैं जिसमें इक्वल इंटरसेप्ट होता था और एक पॉइंट गिवन होता था उस लाइन के ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा सा याद हो पिछले एग्जांपल्स अगर आप लोगों ने ध्यान से किए हैं और प्रैक्टिस की है तो इसका मतलब आपको याद होगा कि आपके पास अगर कोई पॉइंट उस लाइन के ऊपर गिवन हो और उसके इंटरसेप्ट इक्वल हो, ठीक है, यानी कि इस तरह का सिनेरियो बन रहा हो जैसे कि ये इक्वल इंटरसेप्ट पे काट रही है, तो आपको ये क्या होगा कि आप उस पॉइंट को इस जनरल इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ से आप ए की वैल्यू निकालोगे, जो ए की वैल्यू होगी वो दोबारा इसमें पुट कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप यहाँ पे इस केस में एग्जैक्टली यही काम करने वाले हो, ठीक है। अब मैं बुक की तरफ आपको ले चलता हूँ। ओके। अब यहाँ पे आप अगर कंसीडर करो तो आपके पास क्या है, बेसिकली आपके पास लाइन्स वन थी 7x+3y और 2x+y वाली, इन दोनों इक्वेशंस को उसने सॉल्व किया है, सॉल्व करके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 0 निकाल लिया है। अब इक्वल इंटरसेप्ट्स की मदद से अब देखें ना, आपके पास लाइन उसने किस तरह कही थी, इक्वल इंटरसेप्ट्स पर काट रही है, इक्वल इंटरसेप्ट्स पर काट रही है उसकी लाइन फाइंड करनी है। तो जब वो इक्वल इंटरसेप्ट्स पर काट रही है तो सिर्फ इंटरसेप्ट से गिवन है, जनरल इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, x+a ओवर y+b इज इक्वल टू 1। अब आपको क्या गिवन है, इक्वल इंटरसेप्ट्स, तो a इज इक्वल टू b रख दें, फिर वहाँ से आपके पास जनरल इक्वेशन बनेगी x+y इज इक्वल टू ए बनेगी। अब आपको ए की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए मतलब ए की वैल्यू निकालने के लिए आपको जो x+y इज इक्वल टू ए एक जनरल लाइन बनी है, इसके ऊपर एक पॉइंट चाहिए जो आपको कंफर्म हो कि वो उस लाइन के ऊपर आ रहा है। वो आप कौन सा निकालोगे, वो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे, क्योंकि आपको वो गिवन है कि तीनों की तीनों लाइन एक ही पॉइंट से पास होकर गुजर रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात, अगर किसी दो का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हो तो आपके पास तीसरी लाइन पर वो मौजूद होगा, क्योंकि वो तीनों एक ही लाइन से एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं। तो इसका मतलब आपके पास वो एक पॉइंट भी आ जाता है उस लाइन के ऊपर, यानी कि उन दो डिफरेंट लाइन्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा वो जिसकी इक्वेशन निकालनी है, जो थर्ड लाइन रेड लाइन मैंने बनाई थी उसके ऊपर भी मौजूद है। तो उसके ऊपर आपको एक पॉइंट भी गिवन मिल गया, ठीक है। अब वो पॉइंट इस x इज इक्वल टू वाई, x+y इज इक्वल टू 1 में 0 1 पुट करो, यहाँ से आपको देखो a की वैल्यू 1 निकाल के दे दिया, a की वैल्यू दोबारा उसमें पुट करो तो x+y इज इक्वल टू 1, वो जो रेड लाइन दिखाई थी मैंने आपको उसकी इक्वेशन x+y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ओके हो गया। तो आपके पास ये होगा। अब x+y इज इक्वल टू 1 का मतलब ये होगा कि आपके पास जैसे कि आपके पास ये एक, मैं अगर ड्रा करूँ यहाँ पर 1 लें और यहाँ पर 1 लें, तो मैं कोशिश करके यहाँ इधर से ड्रा करता हूँ। ये देखें, इधर भी वो 1 से काटेगी, इधर भी वो 1 से काटेगी, ठीक है। x+y इज इक्वल टू 1 का ये मतलब है। तो इस तरह करके आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हो। आगे हम देख लेते हैं, आगे एग्जांपल करने वाली है ये नहीं है और ना इसकी ज़रूरत नहीं होगी। क्वेश्चन को समझते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कंकरेंट विद द लाइंस दिस एंड आल्सो कंकरेंट विद द लाइंस दिस। तो इसमें क्या कर रहा है, पहले वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर रहा है। अच्छा जी, मैं इस को ना आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन पर ले जाता हूँ और वहाँ जाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें वो बेसिकली क्या कह रहा है, ठीक है। पहले इक्वेशन को स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन, बल्कि चले मैं इसको उठा के उधर ही ब्लैक स्क्रीन पर ही ले जाता हूँ क्वेश्चन को उठा के। अच्छा जी, अब आपके पास सिनेरियो कुछ इस तरह का बन रहा है। देखें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है वो मैं रेड कलर में बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को आइडिया रहे। अब जो लाइंस हैं, पहली दो लाइंस हैं ये येलो वाली कंसिडर कर लें, ठीक है। मैं इधर चलिए डॉट आपको येलो वाला लगा के दिखा देता हूँ, ठीक हो गया जी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये जो दो लाइन हैं ये आपके पास येलो के लिए हैं, ठीक है, और ग्रे के लिए यहाँ पर हम ग्रे वाली कर लेते हैं। ये आपके पास दो ग्रे वाली लाइंस हैं, ओके हो गया। अब आपके पास वो कर क्या रहा है कि 2x + 3y इज़ इक्वल टू 3 और x + 2y इज़ इक्वल टू 2। अब ये जो दो येलो लाइन्स इधर मैंने बनाई हुई हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, ये जो दोनों की दोनों लाइन्स हैं ये इन दो लाइन्स की इक्वेशन हैं, जस्ट एग्जांपल समझ लें, ठीक है। और ये जो ग्रे में बनाई है ये दूसरे की इक्वेशन हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो रेड लाइन है, ये जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड करनी है, वो इन दोनों येलो लाइन्स के भी कंकरेंट है और दोनों ग्रे लाइन्स के भी कंकरेंट है। मतलब ये है कहने का कि अब सारी की सारी लाइनें कंकरेंट हैं, क्योंकि ऐसी लाइन जो आपके पास दो डिफरेंट लाइन्स, दो चार लाइन्स के साथ कंकरेंट हो, तो ऑब्वियस सी बात है, कंकरेंट का क्या मतलब होता है
कि वो सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास करनी चाहिए। अगर वो येलो लाइंस के भी कंकरेंट है, वो ग्रे लाइंस के भी कंकरेंट है, तो इसका मतलब ग्रे लाइंस और येलो लाइंस भी आपस में कंकरेंट होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि वो सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट से पास होकर गुजर रही है। तो इसका मतलब आप कर क्या सकते हो, आप क्या करो कि आप अच्छा यहाँ पर ना थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई है। अब ग्रे लाइंस और येलो लाइंस डिफरेंट भी हो सकती हैं, मैं इनको डिफरेंट करके बनाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, कुछ इस तरह का सिनेरियो आप लोगों के पास क्रिएट हो रहा है। ठीक है जी, अब सिनेरियो जो है वो इस तरह का बन रहा है कि आपके पास दो ग्रे लाइंस हैं, ठीक है, दो येलो लाइंस सेम है इसी तरह। अब दो येलो लाइंस के भी कंकरेंट हैं अलहदा से, ठीक है, और दो ग्रे लाइंस के भी कंकरेंट हैं अलहदा से, जिस तरह का इधर मैंने आपको बना के दिखाया उस तरह भी बन सकता है, लेकिन मोस्ट जनरली इस तरह, क्योंकि आपके पास येलो लाइंस और ग्रे लाइंस इन दोनों के बारे में कंफर्मेशन नहीं दी गई कि ये आपस में कंकरेंट है या नहीं। ठीक है, लेकिन आपको जैसे कि नज़र आ रहा है कि ये ग्रे लाइन यहाँ पर जाके इसको काटेगी, ठीक है, इसको यहाँ पर काटेगी, लेकिन यहाँ इन दोनों का एक पॉइंट इंटरसेक्शन सेम नहीं है, तो इस वजह से कंकरेंट नहीं कही जा सकती। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर आप बेसिकली जो इंटरेस्टेड हैं वो इन पॉइंट्स में, जैसे ये मैं वाइट से जो एनसर्कल कर रहा हूँ, इन दो पॉइंट्स से कंसिडर, बाकी जहाँ भी इंटरसेक्शन हो रही है आप उससे गर्ज नहीं है। आपकी जो सर्कल मैंने दो पॉइंट्स लगाए इनसे गर्ज है। ठीक है, अब आप करोगे क्या, अब करोगे ये कि आप ये जो दो येलो लाइंस हैं इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, दोनों ग्रे लाइंस हैं इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे। आपको जाहिर सी बात है जो इधर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो भी रेड लाइन के ऊपर होगा, जो इधर से आएगा वो भी ग्रे लाइन के रेड लाइन के ऊपर होगा, ये भी इधर से जो आएगा वो भी रेड लाइन के ऊपर होगा। तो इसका मतलब आपके पास एक पॉइंट रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। आप यहाँ से सीधी सीधी 2 पॉइंट फॉर्म लगाओगे, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के सीधी सीधी इक्वेशन फाइंड कर लोगे। ये सिंपल से आप लोगों ने काम करना है। अच्छा जी, अब देखें तो यहाँ पर जिस तरह दिया गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ दो कंकरेंट लाइंस हैं, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो पहली दो के साथ कंकरेंट है और आखिरी दो के साथ कंकरेंट है, जिस तरह मैंने आप लोगों को उधर बना कर दिखा दिया है। ठीक है जी, अब आपके पास क्या होगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले आप पहली दो का फाइंड करोगे, वो आपके पास आ गया 0 1। फिर सेकंड तो दो इक्वेशन हैं उनका आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करोगे, वो आ गया 1 और 2। अब जो रेड लाइन वो दिखाई थी उसके ऊपर एक पॉइंट तो आएगा आप लोगों के पास, चूँकि वो कंकरेंट है ना अलग-अलग दोनों के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सोल्यूशन उन दो येलो लाइन्स का वो भी उस रेड लाइन के ऊपर होगा, वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा रेड लाइन के पास वाला। ठीक है, और आपके पास ग्रे लाइंस हैं उनका सोल्यूशन जो आएगा वो भी ऑब्वियसली बात है, चूँकि वो ग्रे लाइंस के साथ भी कंकरेंट है, तो वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा आपके पास रेड लाइन के ऊपर। तो दो पॉइंट्स आप लोगों के पास हों तो आप इक्वेशन आराम से 2 पॉइंट फॉर्म लगा लें, सीधी सीधी 2 पॉइंट फॉर्म लगा के इक्वेशन फाइंड कर लें, जिस तरह इधर 2 पॉइंट फॉर्म लगाई हुई है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के एक सिंपल सी इक्वेशन फाइंड की गई है। तो ये यूँ करके आप लोग इक्वेशंस फाइंड कर सकते हैं। तो आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही बहुत है। बाकी अच्छा चलिए एंगल के लिए भी आ गया, तो एंगल वाली इक्वेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि एंगल भी आप लोगों के पास गिवन है। तो एक एग्जांपल हम लोग बस एक करते हैं एंगल वाली, बाकी ये सिंपल सी एग्जांपल है, कोई नहीं सच फाइंड करने की ज़रूरत। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। अब दो डिफरेंट लाइंस आपको दे दी गई हैं। ठीक है, बजाय तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड से नजर आ रही, बस सिंपल सी हैं, कोफिशिएंट्स और स्क्वायर रूट वाले आ गए हैं, बाकी सब कुछ लीनियर ही है। अब आपके पास क्या है कि दो इक्वेशंस के दरमियान एंगल फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला क्या था। फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। फार्मूला आपके पास था tan ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू m1। उसके बाद क्या था, मेरे जहन से थोड़ा स्किप हो गया, एक मिनट मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, अब मैं उसके थोड़े से उस कंसेप्ट से आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना तो सीधा सीधा फार्मूला था, वो लगा के आप लोग फाइंड कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आप लोगों को क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं मिसाल है यहाँ पर, अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ मैं जस्ट फॉर एग्जांपल क्या लेता हूँ, आपके पास ये जिस तरह के, मैं चलें एक प्रॉपर सेटअप बना ही लेता हूँ। प्रॉपर सेटअप के मुताबिक ये आपके पास आ गया कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ से आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइन आएगी। एक मिसाल है, मैं कह लेता हूँ स्ट्रेट लाइन। अब चूँकि एंगल जब भी आप लोगों ने फाइंड करना है, तब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि वो एंगल बेसिकली है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दूरी मालूम कर रहे हो। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दूरी मालूम करने का मतलब आप उसका स्लोप फाइंड कर रहे हो। ऑब्वियसली बात है, स्लोप ऑफ यानी कि दोनों के स्लोप्स में डिफरेंट। मैं मिसाल दे देता हूँ कि जो आपके पास पहली लाइन दी हुई है, ठीक है, जो पहली लाइन आपके पास ये दी हुई है, ये वाली लाइन बेसिकली आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं येलो से ड्रा कर लेता हूँ। इसके ऊपर येलो सर्कल है, ठीक है जी, चलें इसके ऊपर येलो कट लगा हुआ है, तो येलो लाइन ये वाली हो जाएगी, से आप यहाँ पर ये लाइन कह लो। ओके हो गया। अब मैं कह लेता हूँ मिसाल है, एक लाइन आपके पास है
अभी मुझे नहीं पता है कि इनका स्लोप क्या आएगा, मतलब मिसाल मैं क्या लेता हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे नहीं पता, मैं स्लोप अभी आपको बताऊँगा कि स्लोप कैसे देखेंगे आप। हो सकता है आप लोगों को पता भी लग गया हो स्लोप क्या होगा। मैं जस्ट फॉर एग्जांपल, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा कि स्लोप बड़ा कौन सा होगा, मैं जस्ट फॉर एग्जांपल 2 लाइंस ड्रा कर लेता हूँ, एक येलो से कर लेता हूँ और एक ये आपके पास ग्रीन कलर से कर लेता हूँ। ये मैंने 2 लाइन्स ड्रा कर ली, ठीक है जी। एक ये जो ग्रीन येलो लाइन है, इसके लिए फॉर एग्जांपल जो एंगल आपके पास है, मिसाल है जो येलो लाइन के लिए एंगल है वो मैं मिसाल है जस्ट फॉर एग्जांपल अपनी आसानी के लिए, वो आप जब मैं इसके देखेंगे कि किसका स्लोप बड़ा है तो उसके स्लोप के ज़रिए फिर आप लोग चेक कर लीजिएगा अब √3 बड़ा है या 1/√3 बड़ा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। तो आप लोग ये देख लीजिएगा जिसका स्लोप बड़ा है, जिसका स्लोप बड़ा है, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड बेसिकली करना होता है। मैं अभी चले आपको ले चलता हूँ। मिसाल मैं कह लेता हूँ येलो लाइन के लिए आपके पास है एंगल θ1, ठीक है जी। आई एम सो सॉरी। अच्छा, यहाँ पर आपके पास एंगल बनेगा θ1 और जो आपके पास ग्रीन लाइन है इसके लिए एंगल मैं कह लेता हूँ से आपके पास इसके लिए एंगल है θ2, ठीक है। ये 2 एंगल्स आप लोगों के पास गिवन है, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग देखो तो आपने बेसिकली फाइंड करना है इन दोनों के दरमियान का एंगल, आपसी एंगल, ठीक है। आपसी एंगल कैसे आप लोग फाइंड करोगे, यानी मैं इसे कह लेता हूँ कि जो मैं एंगल आपके पास ये आपके पास ब्लू कलर से ड्रा करता हूँ, ये वाला एंगल आप लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, ये वाला एंगल, इस एंगल को मैं इधर लिख लेता हूँ। ये एंगल बेसिकली थीटा है। अब थीटा किसके बराबर है, आप इस पूरे येलो लाइन में से सिर्फ ये ग्रीन लाइन को माइनस कर दें, मतलब येलो θ1 में से ये जो पूरा आपके पास θ1 है इसमें से इतना हिस्सा माइनस कर दें, यानी अगर आपके पास ये पूरी लाइन है इसमें से इतनी लाइन ये वाली लाइन काट दो तो पीछे ये लाइन बचेगी। अब ये लाइन है बेसिकली इस पूरी लाइन का, यानी आपके पास ये लाइन है ना, इस लाइन में से यहाँ से येलो लाइन है, इस येलो लाइन से नीचे वाला हिस्सा आप ख़त्म कर दें तो इसका मतलब आपके पास ये जो है आप इस पूरी लाइन में से येलो से ख़त्म करें तब आपके पास ये वाला हिस्सा बचा है, ठीक है। तो इस वजह से आपके पास इस पूरे एंगल में से ये इस ग्रीन वाला एंगल ख़त्म कर दोगे, ये सिर्फ ब्लू वाला एंगल आपके पास बचेगा जो कि थीटा है। तो थीटा इज़ इक्वल टू, इसका मतलब थीटा किसके बराबर आपके पास आ गया, थीटा इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया θ1 माइनस θ2 के, ये आ गया। अब अपने θ1 माइनस θ2 फाइंड करना है तो इसके लिए आप लोगों को क्या चाहिए, आप जाहिर सी बात है लाइंस के दरमियान एंगल आप tan θ से मालूम करते हो। इसका मतलब बेसिकली आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए tan के लिए मैं t लिख रहा हूँ, tan ऑफ θ1 माइनस θ2, ये आप लोगों को चाहिए। ये वैसे डायरेक्ट फार्मूले से हो सकता था, मैं फार्मूले की डेरिवेशन की मदद से आप लोगों को करवाने की कोशिश करूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि होता बेसिकली क्या है। जब आप किसी 2 लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड कर रहे होते हो तो उसके दरमियान होता ही है कि आप उनके स्लोप्स का डिफरेंट मतलब एक तो एंगल फाइंड कर रहे हो ना उन दोनों के दरमियान का, दूसरी तरह से आप यूँ कह सकते हो कि चूँकि आपको ये भी पता है कि अगर आप एंगल्स का tan ले लो तो वो स्लोप बन जाता है। तो इसका मतलब आप बेसिकली ये कह रहे हो जब tan ऑफ θ1 माइनस θ2 करते हो तो आपके पास बेसिकली करते क्या हो, आप उन दोनों के स्लोप्स का डिफरेंस मालूम करते हो कि उनके दरमियान जो दोनों की ढलवान है वो कितना डिफरेंस है, मतलब कितनी ज़्यादा एक ढलवान कम है तो दूसरी ढलवान उससे कितनी ज़्यादा है, वो आप लोग बेसिकली फाइंड कर रहे होते हो, ठीक है। मैंने कोशिश की कंसेप्ट समझाने की, थोड़ा सा विजुअलाइज करवाने की। जैसे कि मैं मिसाल कहता हूँ, मिसाल देता हूँ। आपके पास 2 सड़कें हैं, एक रोड पर 2 सड़कें जा रही हैं, एक ज़्यादा इस तरह बिल्कुल सीधी है और एक बिल्कुल इस तरह जा रही है। तो अब वाबी सी बात है, इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। तो इसका मतलब अब आप फाइंड क्या करोगे, आप इसको अगर एक पॉइंट से शुरू कर दो यहाँ से, तो आप ये वाला एंगल अगर मालूम करने में कामयाब हो जाते हो तो आप लोग ये कह दोगे कि हाँ इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है। सही मैं कह लेता हूँ कि आपके पास 90 का डिफरेंस है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 90 एंगल नहीं, जस्ट 90 का डिफरेंस कह लें, 90 का डिफरेंस है। तो ये बेसिकली आप स्लोप्स के दरमियान में डिफरेंस मालूम कर रहे होते हो। तो सिंपल आप लोग अब फार्मूला याद कर लो। फार्मूला क्या है आपके पास, अब अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बताया था अभी, आप लोग बेसिकली फाइंड क्या करोगे, tan ऑफ θ1 माइनस θ2। अब tan ऑफ θ1 माइनस θ2 का फार्मूला क्या होता है, tan θ1 माइनस θ2 बेसिकली क्या होता है आपके पास, tan θ1 माइनस tan θ2 ओवर 1 प्लस tan θ1 tan θ2, ये आप लोग बेसिकली फाइंड करोगे। अब tan जो है वो आपके पास स्लोप भी होता है, तो θ1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे m1 आ गया, यहाँ पे आपके पास ये m1 आ गया, θ2 के करस्पॉन्डिंग आपके पास m2 आ गया। तो इस वजह से ये फार्मूला क्या बन जाता है आपके पास, m जो है यानी चेंज एंगल यानी m
चलिए एम को निकालें। अब यहाँ कर लें कि आपके पास जो आपके पास मतलब एंगल आ जाता है tan ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 बेसिकली एंगल बिटवीन लाइंस हो जाता है, इसको आप थीटा कह लो। अब जो थीटा है वो बेसिकली आपके पास क्या होता है 1 प्लस सॉरी आई एम सॉरी थीटा इज़ इक्वल टू m1 थीटा 1 tan थीटा 1 m1 बन गया, tan थीटा 2 m2 बन गया, m2 बन गया। नीचे आपके पास क्या है 1 प्लस थीटा m1 tan थीटा 2। इस फार्मूले के ज़रिए आप लोग बेसिकली फाइंड करोगे, ठीक है। और थीटा क्या था, थीटा 1 माइनस थीटा 2 का डिफरेंस था, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा tan ऑफ थीटा आप लोग बेसिकली फाइंड करोगे। tan ऑफ थीटा फाइंड करोगे तो इसका मतलब आप ये करोगे, आप ये जो डिवीजन है इस डिवीजन की वैल्यू फाइंड करने के बाद इसके ऊपर tan इनवर्स अप्लाई कर लोगे, आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। या अदरवाइज आप लोगों के पास अगर स्लोप डिफरेंस ऑफ, अब यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो वो कहते हैं कि एंगल बिटवीन लाइंस फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, आप m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2 फाइंड करोगे। फाइंड करने के बाद आप उसका tan इनवर्स ले लोगे, थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। एक और तरह से भी पूछा जाता है, आप यूँ कह सकते हो कि आपको वो पूछ ले जी इन दोनों के स्लोप्स में डिफरेंस कितना है, ये आप लोग फाइंड करो। तो उसके लिए आप सिर्फ tan थीटा की वैल्यू निकाल लोगे, यानी आपके 1 प्लस tan m2 ये वाले जो डिवीजन वाली टर्म है इसकी वैल्यू निकाल के सिंप्लीफाई कर दोगे, बस यहाँ तक निकलोगे, उसका tan इनवर्स नहीं लोगे, क्योंकि tan थीटा बेसिकली स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, ना कि थीटा बेसिकली एंगल होता है, tan थीटा स्लोप होता है। ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है। तो हम अब सवाल की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, मैंने कोशिश की आप लोगों को जो है वो एंगल मतलब किस तरह बनता है, क्या होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं समझ आई तो आप लोग लाजमी पूछिए, मैं आप लोगों को बता दूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि फाइंड द एंगल आप लोगों ने फाइंड करना है। दो लाइनें दी गई हैं, उनका स्लोप फाइंड कर लिया गया। अब देखिए ना, आपके पास क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c वाली शक्ल दी गई है, तो आप यहाँ से कंपेयर करो उससे, तो m की वैल्यू m1 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, m2 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगी, ठीक है। तो आप वहाँ से जो है वो tan थीटा मालूम कर सकते हो, यानी आपके पास tan थीटा 1 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3, tan थीटा 1 स्क्वायर रूट 3, tan थीटा 2 जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपके दिया है, आपके पास m1 दिया हुआ है tan इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, आपने tan को दूसरी साइड पे ले जाएं, थीटा 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3, तो tan रूट 3 बेसिकली 60 के बराबर है, तो 360 आ जाता है, ठीक है। अब स्लोप 3 का फाइंड करोगे, स्लोप फाइंड करने के बाद tan थीटा 2 जो है आपके पास 30 आ जाता है। तो थीटा 1 माइनस, मैंने जब कहा था डिफरेंस मालूम करना है, तो बड़े में से छोटा माइनस कर दो, थीटा 1 माइनस थीटा 2 कर दो, आपके पास डिफरेंस बिटवीन एंगल्स जो बेसिकली थीटा की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपके पास स्लोप्स पूछ रहा तो वो उस तरह सिनेरियो आप लोग बना सकते हो, ठीक है जी। दो लाइन के दरमियान एंगल मालूम करने का तरीका आप सिंपल, आप लोगों को कैसे पता चला, आप लोग या तो वो m1 m2 वाला तरीका लगा लो, या जिस तरह इधर क्वेश्चन में किया गया है ऐसे कर लो। यानी आप पहले स्लोप निकालो, आप लोगों ने स्लोप निकाला m1 आप लोगों ने कंपेयर करके स्लोप निकाला। हो सकता है इक्वेशंस की शक्ल कोई और किस्म की दी होगी, तो वहाँ से आप स्लोप डिफरेंट तरीके से फाइंड करोगे, ठीक है। तो जिस तरह आप 2 पॉइंट फार्म है, 2 पॉइंट फार्म दे दी जाए, आपको 2 पॉइंट फार्म की शक्ल में इक्वेशन दे दी जाए, वहाँ से आप स्लोप कैसे निकालोगे वो आपको पता है कि आपके पास जो y1 माइनस y2 वाली टर्म्स हैं, यानी कि वो आप लोग एक जगह पे करके, जिस तरह मैंने आप लोगों को जब स्लोप पॉइंट फार्म पढ़ाई थी आप लोगों को, वहाँ मैंने बताया था कि आपके पास m1 m2 2 पॉइंट फार्म में से स्लोप को कैसे निकालना है। शायद मैंने बताया था, नहीं बताया तो आप लोग बहरहाल याद रखें मैंने आपको, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि आप m की वैल्यू को ही y1 y2 की शक्ल में पुट करके उसको सिंप्लीफाई करते तो आपकी वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है। तो शक्लें डिफरेंट हो सकती हैं, बहरहाल आपने स्लोप निकालना है। अब आप m1 m2 निकाल के या तो वो डायरेक्ट tan वाला फार्मूला लगा दो जो मैंने आपको अभी बताया है, या आप लोग क्या कर लो कि m1 से पहले थीटा 1 फाइंड करो, फिर m2 से थीटा 2 फाइंड करो, जिस तरह इधर फाइंड किया हुआ है, फिर आप लोग थीटा 1 माइनस थीटा 2 सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। तो आपके पास एंगल जो डिफरेंस ऑफ एंगल्स होगा वो बेसिकली उन दोनों लाइंस के दरमियान एंगल होगा। तो जिस तरह भी सिनेरियो था, जो भी इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जा सकते थे, वो मैंने तकरीबन सारे आप लोगों को गाइड कर दिए हैं। बाकी कुछ रह गया हो तो आप लोगों को कुछ समझ ना आई हो तो आप लोग लाजमी पूछिएगा। अब ये एग्जांपल्स लाइन स्ट्रेट लाइंस के लिए काफ़ी हैं, ठीक है जी। जितनी भी आप लोगों के पास स्ट्रेट लाइंस की एग्जांपल्स थी जो कवर होती हैं, बाकी नॉर्मल वाली लाइन की शक्ल या जो एक दो शायद एक और रहती है, एक दो शक्लें आप लोगों के पास रहती थी, उनकी एग्जांपल्स इसमें नहीं आई, लेकिन उसके एग्जांपल्स हो सकता है आए भी ना, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स मुझे जैसे ही कहीं से मिलती हैं तो मैं आप लोगों को वो करवा भी दूंगा, ठीक है जी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और बाकी अब नेक्स्ट आपके पास स्ट्रेट लाइन के बाद आपके पास ये सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ये 3 चीज़ें आपके पास आउटलाइन में गिवन है, तो इनसे रिलेटेड चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में आएंगी। अब तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।